हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द 18th लेक्चर ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर। आज हम बात करेंगे राइबोसोम के बारे में। सबसे पहले हमने राइबोसोम के बारे में कुछ लाइंस लिख रखी है एनसीईआरटी से। सबसे पहली लाइन है फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सबसे पहले जो राइबोसोम को देखा गया था वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया था। जब इसको देखा तो एक डेंस पार्टिकल की तरह दिखे। डेंस का मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो, बहुत ही छोटा सा और कंडेंस पार्टिकल आपको दिखा था, जो कि एक्चुअली में राइबोसोम था। किसने देखा था? जॉर्ज पेलेडे नाम के साइंटिस्ट ने। जॉर्ज पेलेडे नाम के साइंटिस्ट ने 1953 में इसको ऑब्जर्व किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तब से इस राइबोसोम का दूसरा नाम रख दिया गया पेलेडे पार्टिकल, क्योंकि जॉर्ज पेलेडे नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? पेलेडे पार्टिकल नाम भी रख दिया। बेसिकली ये जो होता है एक ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होता है। ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर, ग्रेन्युलर का मतलब है ग्रेन्यूल जैसा खुरदरा, बेसिकली रफ स्ट्रक्चर आप इसे बोल सकते हो। अगला लिखा है स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल। हमने लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल पढ़ा था, प्लास्टिड होता है। हमने एनिमल सेल के अंदर लार्जेस्ट पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तभी हमने स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल के बारे में भी लिखा था, राइबोसोम का नाम लिखा था। और यहां पे हम समझेंगे कि सबसे छोटा ऑर्गेनेल जो है वो राइबोसोम ही है किसी भी सेल के अंदर। हम जानते हैं कि सेल विद इन सेल किस ऑर्गेनेल को कहते हैं? प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, क्योंकि प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया को एक प्रोकैरियोटिक सेल की तरह माना जाता है जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर रहने लग गए। तो एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर दूसरी प्रोकैरियोटिक सेल मिल रही है, इसलिए इनको कहते हैं सेल विद इन सेल। किनको कहते हैं? प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया को। उसी प्रकार एक ऑर्गेनेल के अंदर कोई ऑर्गेनेल अगर मिलता है तो उसे कहते हैं ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। एक ऑर्गेनेल है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर एक दूसरा ऑर्गेनेल मिल रहा है जिसका नाम है 70S राइबोसोम। ये वही राइबोसोम है बेसिकली। इस राइबोसोम को ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेल के ऑर्गेनेल के अंदर मिलने वाला ऑर्गेनेल है। आई होप मैं आपको क्लियर कर पा रहा हूं चीजें। अगली लाइन लिखी है हमने, ओनली सेल ऑर्गेनेल विच फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल मिलता ही नहीं है। अभी तक हमने ईआर पढ़ा, गोल्जी बॉडी पढ़ा, लाइसोसोम पढ़ा, वैक्यूल पढ़ा, उसके बाद हमने प्लास्टिड पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा। इन सब सेल ऑर्गेनेल में से कोई भी ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलता, लेकिन ये राइबोसोम पहला और एकमात्र ऐसा ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी मिलता है। आई होप इट इज क्लियर। नोट सराउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन। अगर हम ऑर्गेनेल की कैटेगरी की बात करें तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड हमने दो पढ़े थे, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में हमने पढ़ा था वैक्यूल होता है, ईआर होता है, गोल्जी बॉडी होता है, लाइसोसोम होता है, माइक्रोबॉडीज होता है। नो मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि जिनके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, उनमें भी दो पढ़े थे, राइबोसोम और सेंट्रोसोम। ये वही राइबोसोम है जिसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। बेसिकली अगली लाइन की बात करते हैं हम, ये कहां पे मिलता है? ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों टाइप की सेल्स में मिलता है, लेकिन एक ऐसी सेल है यूकैरियोटिक जिसमें नहीं मिलता है, वो है मैच्योर मेमेलियन आरबीसी। हमने बार बार समझ लिया है कि मैच्योर मेमेलियन आरबीसी में कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं मिलता है, क्योंकि सारे सेल ऑर्गेनेल को हटाकर यहां पर बेसिकली हीमोग्लोबिन को स्टोर करने के लिए जगह बनाई गई है। इसीलिए जो यूकैरियोटिक सेल है उसका एक एक्सेप्शन आ जाता है, मैच्योर मेमेलियन आरबीसी, जिसके अंदर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। अगली लाइन है, राइबोसोम्स आर आइडेंटिकल इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। चाहे आप प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम की बात करो, चाहे आप यूकैरियोटिक के राइबोसोम की बात करो, दोनों ही राइबोसोम एक्चुअल में क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो स्ट्रक्चर है जो दोनों सेल में आइडेंटिकल होता है, वैसे ही राइबोसोम भी वो स्ट्रक्चर है जो दोनों सेल के अंदर आइडेंटिकल होता है। क्योंकि राइबोसोम अलग अलग टाइप के मिलते हैं, इसलिए कभी कभी इनको डिफरेंट बोल दिया जाता है। बट अगर इसके भी 70S राइबोसोम की हम बात करें और यूकैरियोटिक सेल के भी 70S राइबोसोम की हम बात करें, तो ये दोनों राइबोसोम क्या होंगे? 100% आइडेंटिकल ही होंगे। अगर इसके 70S की बात करो और इसके 80S की बात करो, तब तो एक्चुअली में मामला डिफरेंट हो गया ना। इसके भी 70S की बात करो और इसके भी 70S की बात करो, तब दोनों राइबोसोम क्या होंगे? 100% आइडेंटिकल होंगे। अब बात करते हैं कि राइबोसोम आखिर बना किसका होता है। तो राइबोसोम बनता है आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर। अब ये आरआरएनए क्या होता है? बेसिकली जो आरएनए होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये भी 3 टाइप का होता है, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। जिसमें से जो आरआरएनए होता है उससे मिलकर बनता है राइबोसोम। उसके साथ में कुछ प्रोटीन्स भी आता है।
बेसिकली यहाँ पे 40% तो क्या होता है, आरएनए होता है, और 60% यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्योंकि ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है, इसलिए इसको बोला जाता है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। राइबो वर्ड आया है आरएनए से, क्योंकि इसका फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइबो वर्ड आया है आरएनए से, न्यूक्लियो वर्ड आया है न्यूक्लिक एसिड से। ये क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइबो न्यूक्लियो ये दोनों वर्ड कहां से आए हैं, आरएनए से आए हैं। प्रोटीन वर्ड कहां से आया है, प्रोटीन आया है इससे। इससे दो वर्ड आ गए राइबो न्यूक्लियो, इससे एक वर्ड आ गया प्रोटीन। और पार्टिकल तो ये है ही छोटा सा पार्टिकल, इसलिए तो पेलेडे के पार्टिकल इसे बोला था, क्योंकि ये छोटा सा पार्टिकल है, इसलिए इसको एक और नाम दिया है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के पार्टिकल। इनको शॉर्ट में बोलते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, आरएनपी पार्टिकल। बेसिकली राइबोसोम को आरएनपी पार्टिकल की कैटेगरी में रखा गया है। ऐसा नहीं है कि राइबोसोम का दूसरा नाम आरएनपी पार्टिकल है, आरएनपी पार्टिकल की कैटेगरी के अंदर राइबोसोम को रखा गया है। और भी बहुत सारी चीजें होती है आरएनपी पार्टिकल के अंदर, जैसे मैं आपके सामने लिखूं वायरस जो है वो भी एक आरएनपी पार्टिकल होता है। जैसे मैं आपके सामने लिखूं क्रोमेटीन जो है वो भी एक आरएनपी पार्टिकल होता है। राइबोसोम तो ऑलरेडी हम पढ़ ही रहे हैं, आरएनपी पार्टिकल होता है। तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है आरएनपी पार्टिकल बेसिकली। तो मैं उम्मीद करता हूं इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगली लाइन लिखिए कि प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। राइबोसोम जो होता है पूरे सेल के प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। अगर ये प्रोटीन को बना रहा है, इसका मतलब ये प्रोटीन की फैक्ट्री हो गई, इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन का मेकर है, प्रोटीन को बनाता है। इसको ही इंजन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, इंजन ऑफ द सेल। इंजन कौन होता है, जो पूरे सेल को चलाता है, और सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो कौन करते हैं, एंजाइम्स करते हैं। और वो एंजाइम्स कौन बनाता है, राइबोसोम बनाता है। अब आप कहोगे राइबोसोम तो प्रोटीन बनाता है, एंजाइम कैसे बनाता है? तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, जितने भी एंजाइम होते हैं ना वो सब प्रोटीन के बने होते हैं, क्योंकि प्रोटीन को राइबोसोम बनाता है, इसीलिए उन एंजाइम्स को भी कौन बनाता है, राइबोसोम बनाता है। लेकिन पूरी बायोलॉजी के अंदर एक ऐसा एक्सेप्शन है, एग्जाम्पल है, ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन का बना नहीं होता है। तो यहां पे हमने लिख भी रखा है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। सारे एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं, प्रोटीन के ही बने होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसका, जिसका नाम है राइबोजाइम। बेसिकली राइबोजाइम ऐसा एंजाइम है जो आरएनए का बना होता है। ये आरएनए का बना हुआ एक एंजाइम है, जिसका दूसरा नाम है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो आरएनए का बना होता है, इसी का दूसरा नाम है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। ये करता क्या है, बेसिकली ये फॉर्म्स करता है, बनाता है पेप्टाइड बॉन्ड। कहां पे बनाता है, बिटवीन एमिनो एसिड्स। प्रोटीन क्या होता है, अगर मैं आपको समझाऊं तो प्रोटीन बहुत सारे एमिनो एसिड की चेन होती है। जैसे ये एक एमिनो एसिड है, ये दूसरा एमिनो एसिड है, इन दोनों के बीच में जो एंजाइम बॉन्ड बनाता है उसे ही बोलते हैं राइबोजाइम, उसे ही बोलते हैं पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। इनके बीच में जो बॉन्ड बना है उसी का नाम क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है। और इस पूरी स्ट्रक्चर का नाम क्या है, प्रोटीन है। ये एक एमिनो एसिड है, ये भी एक एमिनो एसिड है। कौन से बॉन्ड से जुड़े हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। किसने जोड़ा है, राइबोजाइम एंजाइम ने या पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम ने। इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। उम्मीद करता हूं इतना समझ में आया होगा। बेसिकली हमने समझा राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, एंजाइम भी बनाता है। एंजाइम बनाता है इसलिए इंजन ऑफ द सेल बोलते हैं, प्रोटीन बनाता है इसलिए प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। आखिर इस राइबोसोम को कौन बनाता है, अब बात करते हैं राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ द सेल। एक सेल के लिए राइबोसोम का फॉर्मेशन आखिर करता कौन है, उस स्ट्रक्चर का नाम है न्यूक्लियोलस। बेसिकली सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है। उस क्रोमेटिन मटेरियल का ही एक रीजन होता है जिसे न्यूक्लियोलस बोला जाता है। इस न्यूक्लियोलस के अंदर बेसिकली बनता है राइबोसोम। क्या बनता है, राइबोसोम। बेसिकली ये जो आरएनए है ये बनता है किसके अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर। और ये जो प्रोटीन है बेसिकली ये बनता है साइटोप्लाज्म के अंदर। जब ये आरएनए और ये साइटोप्लाज्म का प्रोटीन जुड़ते हैं तो क्या बनते हैं, राइबोसोम बनते हैं। राइबोसोम कहां पे बनते हैं, साइटोप्लाज्म में ही बनते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन इस आरएनए से कब जुड़ेगा, जब ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस के अंदर आरएनए बनकर साइटोप्लाज्म में चला जाता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म में प्रोटीन से जुड़ते ही ये राइबोसोम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है।
तो मैं उम्मीद करता हूं एक एक वर्ड आपको समझ में आया होगा। प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं राइबोसोम आखिर कहां पे मिलता है, उसकी अक्रेंस कहां पर है। बेसिकली सबसे पहले हमने लिखा है कि प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में राइबोसोम मिलता है। वो जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है। उसके बाद हमने लिखा है कि यूकैरियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर भी राइबोसोम मिलता है। वो जो होता है वो 80S टाइप का राइबोसोम होता है। यहां पर जो S क्या है उसके बारे में हम आगे समझेंगे, एक बार ये सुन लो बस। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर का जो लिक्विड है उसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। उस मैट्रिक्स के अंदर जो राइबोसोम मिलते हैं उन्हीं को बोलते हैं माइटोसोम, और वहां पर जो माइटोसोम होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं। उसके अलावा जो प्लास्टिड होता है उसके अंदर का जो लिक्विड है उसी को स्ट्रोमा बोलते हैं। इसी स्ट्रोमा में क्या मिलता है, 70S टाइप का राइबोसोम मिलता है। और जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर भी राइबोसोम मिलते हैं, लेकिन वो 80S टाइप के राइबोसोम होते हैं। उसके अलावा जो न्यूक्लियर की आउटर मेम्ब्रेन है, यानी कि जो न्यूक्लियस है उसकी भी जो आउटर मेम्ब्रेन है उस पे भी राइबोसोम मिलता है। बेसिकली वो 80S टाइप का राइबोसोम होता है। उसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम की एक बहुत बड़ी चेन मिलती है, उसी को बोलते हैं पोलीसोम। क्या बोलते हैं, पोलीसोम। राइबोसोम की जो चेन है उसी का नाम पोलीसोम है। उसके अंदर जो है 70S टाइप के राइबोसोम ही होते हैं। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूं कहां पर 80S के राइबोसोम होते हैं और कहां पर 70S के राइबोसोम होते हैं। यहां पर जो ये S लिख रहे हैं हम बार बार, इस S का मतलब क्या है एक बार समझना आप। ये S जो है ये स्टैंड करता है स्वेडबर्ग यूनिट के लिए। स्वेडबर्ग जो है ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके बाद राइबोसोम के पीछे ये यूनिट लगाना स्टार्ट की थी हमने। स्वेडबर्ग साइंटिस्ट ने स्वेडबर्ग यूनिट दी थी, किस बेसिस पे दी थी। बेसिकली इन्होंने राइबोसोम के जितने भी पार्टिकल मिले उनको एक कंटेनर में लिया, उसके बाद उस कंटेनर के फ्लूइड को घुमा दिया, रोटेट कर दिया, यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया। उस सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद जो राइबोसोम सबसे नीचे बैठ गया, सबसे नीचे चला गया, क्यों गया होगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें भार ज्यादा होगा, क्योंकि उसका साइज ज्यादा होगा, तभी तो वो नीचे जाएगा। जो राइबोसोम सबसे ज्यादा नीचे गया उसे बोला गया सबसे ज्यादा S वाला राइबोसोम। उसके पास सबसे ज्यादा यूनिट होगी किसकी, स्वेडबर्ग की। जो जितना नीचे जाएगा उसमें जितना भार होगा उतनी ही उसकी क्या होगी, स्वेडबर्ग यूनिट होगी। अगर वो 80S का राइबोसोम है इसका मतलब उसका भार ज्यादा है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, उसके अंदर मास ज्यादा है। अगर वो 70S का है तो 80 वाले के कंपैरिजन में उसमें मास कम है, उसकी डेंसिटी कम है। क्या ये बातें हम समझ सकते हैं। इसको कहा जाता है, ये जो S है इसको स्वेडबर्ग यूनिट तो कहा ही जाता है, इसको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी बोला जाता है। सेडिमेंटेशन का मतलब ही होता है नीचे बैठने की प्रोसेस, नीचे बैठने की प्रोसेस को ही बोलते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंट होने का जो कोफिशिएंट है वही क्या है, S है। जो राइबोसोम जितना ज्यादा नीचे बैठेगा उतनी ज्यादा उसके पास सेडिमेंट होने की नेचर होगी, उसकी कैपेसिटी होगी, उतना ही ज्यादा उसके पास सेडिमेंटेशन का कोफिशिएंट होगा। क्या आप समझ पा रहे हो। इसको रेट ऑफ सेडिमेंटेशन से भी समझ सकते हो, जिसका S ज्यादा होगा उसकी रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ज्यादा होगी। यानी कि 80S वाला जल्दी से नीचे बैठेगा क्योंकि इसका S ज्यादा है, 80S है, इसका S कम है, 70S है। इसका मतलब सेडिमेंटेशन की रेट भी किसकी ज्यादा होगी, 80S वाले की ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी डेंसिटी भी क्या है, ज्यादा है। इसको आप इनडायरेक्टली मेजरमेंट भी कह सकते हो, डेंसिटी या फिर साइज का। जैसा कि मैंने आपको बताया डेंसिटी और साइज से ही तो हमने इस कोफिशिएंट को डिफाइन किया है, परिभाषित किया है बेसिकली। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको एक एक वर्ड समझ आई होगी। आगे हम बात करते हैं। कोई भी जो राइबोसोम होता है, चाहे वो 80S हो चाहे वो 70S हो, उसके अंदर दो यूनिट होती है, जिसको दो सब यूनिट हम यहां पे लिख रहे हैं। एक होती है बड़ी यूनिट और एक होती है छोटी यूनिट, लार्जर और स्मॉलर। जो लार्जर होती है उसका शेप होता है डोम लाइक, डोम शेप्ड बोलते हैं, और जो छोटी होती है उसका शेप होता है केप जैसा, टोपी जैसा। तो ये डोम जैसी होती है और ये टोपी जैसी होती है। डोम शेप्ड और केप शेप्ड इनको बोलते हैं। ये जो दोनों यूनिट होती है, ये दोनों यूनिट जब जुड़ती है तो इनके बीच में से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ये दोनों यूनिट कब जुड़ेगी, प्रोटीन बनाने के टाइम पे। तो ओनली फॉर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन उस प्रोसेस का नाम है जिसके अंदर प्रोटीन बनता है। तो यहां पे प्रोटीन बनाने के लिए दोनों यूनिट को जुड़ना पड़ेगा,
उस प्रोसेस में जुड़ेगी जिसमें ट्रांसलेशन होगा। और ये कब जुड़ेगी? एट द कंसंट्रेशन ऑफ 1 to 2 मिलीमोलर। किसकी कंसंट्रेशन है ये? मैग्नीशियम आयन की। अगर साइटोप्लाज्म के अंदर मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1 to 2 मिलीमोलर होगी, तब ये क्या करेगा? जुड़ेगा, कंबाइन करेगा, और तब क्या स्टार्ट हो जाएगा? ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं इतना समझ में आया होगा। अब हमने दोनों टाइप के जो राइबोसोम है 80S और 70S, उनके बारे में लिख रखा है कि उनकी जो यूनिट होती है लार्जर और स्मॉलर, उसमें किस टाइप के आरएनए होते हैं। जो 80S 80S टाइप का राइबोसोम होता है उसमें लार्जर यूनिट तो होती है 60S की और स्मॉलर यूनिट होती है 40S की। इनके बीच में ये दोनों यूनिट क्या करती रहती है? ओवरलैप करती रहती है। इस यूनिट को अगर इससे हटाकर हम इस स्वेडबर्ग यूनिट से कंपेयर करें तो इसमें 60S के बराबर इसका मास है, 60S के बराबर इसकी डेंसिटी है। क्या आप समझ पा रहे हो? अगर केवल इस यूनिट का हम कराएं सेंट्रीफ्यूगेशन, सेडिमेंटेशन, तो इसमें 40S के बराबर डेंसिटी है, 40S के बराबर इसका साइज है, मास है। समझ सकते हैं? ये दोनों यूनिट जब जुड़ेगी तो क्या 40 और 60 इन दोनों को जुड़कर 100S हो जाना चाहिए था? हो जाना चाहिए था या नहीं? 40 और 60 जब जुड़ जाएगी तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जानी चाहिए थी? 100S के इक्वल। लेकिन ये इतना नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इनके बीच में क्या हो जाता है? ओवरलैप हो जाता है। ओवरलैपिंग होने से डेंसिटी क्या हो जाती है? बेसिकली कम हो जाती है। होनी चाहिए थी 100, हो रही है कितनी? 80 हो रही है। अगर जैसे मैं आपको समझाऊं, इस मार्कर की लेंथ ऑलमोस्ट 15 सेंटीमीटर के करीब है। 15 सेंटीमीटर मान सकते हैं इस मार्कर की लेंथ को। ये 15 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर, जब ये जुड़ेंगे तो लेंथ कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर। लेकिन अगर ये दोनों मार्कर ओवरलैप करेंगे तो क्या ये जो लेंथ है दोनों मार्करों की, ये 30 सेंटीमीटर से कम होगी? ऑफ कोर्स होगी। उसी प्रकार अगर ये 40 और 60 जुड़ते तो होने कितने चाहिए थे? 100। लेकिन जब ये ओवरलैप करेंगे तो यूनिट 100 से कम होगी, इसीलिए ये यूनिट क्या आ रही है? 80 आ रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पाया हूं। उसी प्रकार जो 70S टाइप का राइबोसोम होता है उसकी लार्जर यूनिट होती है 50S और स्मॉलर यूनिट होती है 30S। जब ये ज्वाइन होती है, कब ज्वाइन होगी? इस कंसंट्रेशन में 1 to 2 मिलीमोलर कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, इस कंसंट्रेशन पे ज्वाइन होगी। और जब ज्वाइन होगी तो इनके बीच में क्या बनेगा? ओवरलैप बनेगा। और ओवरलैप की वजह से 50 और 30 होना कितना चाहिए था? 80, लेकिन हो कितना रहा है? 70। इसका मतलब है ओवरलैपिंग यहां पर भी हुई है। क्या मैं आपको समझा पाया हूं? बिल्कुल समझा पाया हूं। तो हमने बात की थी कि राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती है। 80S टाइप का जो राइबोसोम है उसके अंदर दोनों यूनिट आपके सामने लिखी हुई, और जो 70S टाइप का राइबोसोम है उसके अंदर की भी दोनों यूनिट आपके सामने लिखी हुई है। हमने कहा था कि राइबोसोम बना होता है आरएनए और प्रोटीन्स का। तो इस 80S के राइबोसोम में किस टाइप के आरएनए हैं उनकी भी बात करते हैं। ये जो बड़ी वाली यूनिट होती है इसके अंदर 28S आरएनए मिलता है। 28S आरएनए किस में मिलता है? लार्जर यूनिट ऑफ 80S आरएनए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझा पा रहा हूं मैं। ये जो 80S टाइप का राइबोसोम है इसकी लार्जर यूनिट जिसका नाम 60S है उसके अंदर 28S आरएनए क्या करता है? मिलता है। उसी प्रकार 70S के राइबोसोम की जो लार्जर यूनिट है जिसका नाम 50S है उसके अंदर 23S आरएनए का क्या मिलता है? आरएनए मिलता है। बेसिकली हमने कहा था राइबोसोम किसका बनता है? आरएनए और प्रोटीन का बनता है। तो कौन से आरएनए इधर मिलते हैं और कौन से आरएनए इधर मिलते हैं उनकी बात भी तो करते हैं। तो यहाँ पे 28S टाइप का मिलता है और उसके नीचे 5S का भी मिलता है। यहाँ पे 23S का मिलता है और उसके नीचे 5S का भी मिलता है। अगर हमसे पूछे ऐसा कौन सा आरएनए है जो दोनों के अंदर कॉमन मिलता है, तो हम कहेंगे 5S आरएनए जो है वो दोनों के अंदर क्या मिलता है? कॉमन मिलता है। और जो स्मॉलर यूनिट होती है इस स्मॉलर यूनिट के अंदर बेसिकली 18S आरएनए मिलता है और इसके अंदर 16S आरएनए मिलता है। 18S आरएनए और 16S आरएनए बेसिकली इन आरएनए से ये बने होते हैं राइबोसोम की यूनिट्स। ये तो हमने पढ़े हैं आरएनए। अब हमें प्रोटीन भी समझने पड़ेंगे। यहां पर कितने टाइप के प्रोटीन है और यहां पर कितने टाइप के प्रोटीन है? यहां पर बेसिकली 73 टाइप के क्या मिलते हैं? प्रोटीन्स मिलते हैं। और यहां पर 55 टाइप के क्या मिलते हैं? प्रोटीन्स मिलते हैं। हमने समझा था राइबोसोम किसका बना है? आरएनए और प्रोटीन का बना है।
इस 80S के राइबोसोम में कितने टाइप के आरआरएनए मिलते हैं? 28, 5 और 18। इसके अंदर 70S टाइप के राइबोसोम में कितने टाइप के आरआरएनए मिलते हैं? 23, 5 और 16S आरआरएनए मिलता है। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? 80S टाइप के राइबोसोम में कितने टाइप के प्रोटीन मिलते हैं? 73। 70S राइबोसोम के अंदर कितने टाइप के प्रोटीन मिलते हैं? 55 टाइप के प्रोटीन मिलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझा पा रहा हूं। और कॉमन आरआरएनए जो दोनों 70S और 80S के अंदर मिलता है वो है 5S आरआरएनए। अब हम लिखेंगे कि ये आरआरएनए आखिर बनते कहां पर है, फॉर्म कहां पर होते हैं। तो यू प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि ये जो आरआरएनए है ये आखिर बनता कहां पर है। हम बात कर रहे हैं अगर यूकैरियोटिक सेल के बारे में, तो उसके अंदर जितने भी आरआरएनए मिलते हैं, ऑल आरआरएनए, जैसे कि 28S आरआरएनए, जैसे कि 18S आरआरएनए, ये दोनों आरएनए कहां पर बनते हैं? फॉर्म्ड इन न्यूक्लियोलस, ये बनते हैं न्यूक्लियोलस में। लेकिन एक एक्सेप्शन आता है यहां पे, एक्सेप्ट 5S आरआरएनए। ये जो 5S आरआरएनए है ये कहां पे बनता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में बनता है। अगर आपको याद हो तो 70S और 80S के अंदर कॉमन आरआरएनए कौन सा था? 5S आरआरएनए था, क्योंकि इसे दोनों जगह होना है, 70S में भी होना है और 80S में भी होना है। इसलिए ये कहां पे बनता है? ये न्यूक्लियोप्लाज्म में बनता है, क्योंकि न्यूक्लियोलस जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में होता ही नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का राइबोसोम बनाना है, यानी कि 5S राइबोसोम की जरूरत वहां पर भी है। तो इसको कहां पे बनाना चाहिए? न्यूक्लियोप्लाज्म में बनाना चाहिए, इसलिए इसको न्यूक्लियोप्लाज्म में बनाया जाता है। बाकी सभी 28S और 18S ये केवल 80S टाइप के राइबोसोम बनाने में काम में आते हैं, इसलिए ये कहां पे बनते हैं? न्यूक्लियोलस में बनते हैं। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो यहाँ के सारे आरएनए कहां पर बनेंगे? साइटोप्लाज्म में बनेंगे, क्योंकि यहां पर तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को डिफरेंट करने वाली लेयर ही नहीं है, दोनों क्या है? मिक्स है, तो इसको साइटोप्लाज्म ही बोला जाएगा। कहां पे बनते हैं सारे आरएनए? साइटोप्लाज्म में, चाहे वो 23S हो, 16S हो या 5S आरएनए हो, सारे कहां बनेंगे? साइटोप्लाज्म में बनेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं, एक बार मैं समराइज भी कर देता हूं आपके लिए। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जितने भी आरआरएनए बनते हैं, चाहे वो 28S हो, चाहे वो 18S हो, सारे कहां पर बनेंगे? न्यूक्लियोलस के अंदर बनेंगे। लेकिन जो 5S आरआरएनए होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बनता है, क्योंकि उसे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी बनना है, ताकि 70S टाइप का राइबोसोम भी बन सके। उसके अलावा अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, तो वहां पर बनने वाले 23S, 16S और 5S आरआरएनए सारे के सारे कहां बनेंगे? साइटोप्लाज्म में बनेंगे, क्योंकि वहां तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोप्लाज्म जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है। और दोनों 70S और 80S के अंदर कॉमन कौन सा आरआरएनए है? 5S आरआरएनए है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर जिसमें हमने राइबोसोम की स्टडी की है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से इसके नोट्स भी बनाए होंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए चिल देन एंड गुड बाय।